Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 26. But before that, let's see what we did in the lecture number 25. In the lecture number 25, we were discussing about the international human resource management. जिसमें हमने ये बात की कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है, किस वजह से ग्रो कर रही है, किस किस्म के एक्सपैट्रिएट्स होते हैं उसमें, उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और कैसे उनको प्रॉपर मैनेज किया जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड HR. तो हमने कहा कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ट्रेड, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डिमांड्स फ्रॉम द कस्टमर साइड, बिकॉज ऑफ द लेस बैरियर्स इन ट्रेड एंड बिकॉज ऑफ द ब्लॉक सिस्टम, हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है. बिजनेसेस जो हैं, दे आर नॉट ओनली consigned to only one countries, they are expanding to other countries, other continents, other cities, जिससे ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है. और फिर हमने बात की कि इसके जो इंटरनेशनल HRM के जो मेन कंसर्न्स हैं वो क्या हैं, जिसमें हमने कहा कि उसके मेन कंसर्न्स ये हैं कि डिफरेंट जो वेरिएशन है लॉज में, लेबर लॉज में, डिफरेंट जो वेरिएशन है कल्चर में, डिफरेंट वेरिएशन है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, उसको डील करना जो है वो HRM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन वी टॉक्ड अबाउट कि किस किस्म के हमारे पास एक्सपैट्रिएट्स होते हैं. एक्सपैट्रिएट पहले हमने कहा कि एनीबडी हु सेंट इन सम फॉरेन कंट्री टू डू सम असाइनमेंट इज कॉल्ड एन एक्सपैट्रिएट. अब उसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और वो क्या क्या काम करते हैं. हमने कहा ट्रेडिशनल एक्सपैट्रिएट्स होते हैं जिनको हम, जो ओल्डर होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एंड दे आर बीइंग सिलेक्टेड for some foreign assignments because of their experience and knowledge. Then हमने कहा कि international cadres होते हैं जो they move from one assignment to the other assignment, from one country to the other country. तो ये different countries में different assignments के लिए move करते रहते हैं. Then we differentiated between the permanent expatriate and the temporary expatriate. तो हमने कहा कि permanent expatriate जो होता है उसके लिए उसको हम परमानेंट शिफ्ट कर देते हैं दूसरी कंट्री में असाइनमेंट के लिए, नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म असाइनमेंट बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म असाइनमेंट और फॉर परमानेंटली. और दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म के हमने कहा कि टेम्परेरी एक्सपैट्रिएट्स होते हैं जिनको थोड़ी देर के लिए हम भेजते हैं एंड देन दे कम बैक टू देयर होम कंट्री. और फिर हमने जो है यंग एक्सपैट्रिएट की बात की जिसको अभी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, उसको हम डिफरेंट असाइनमेंट्स के लिए भेज देते हैं. इसके साथ साथ हमने बात की कि एक्सपैट्रिएट का जो साइकिल होता है वो किस तरीके से मैनेज होता है, जिसमें हमने एक डायग्राम देखा जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम उसकी प्री ट्रेनिंग कराते थे, फिर यहाँ उसका ख्याल रखते थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, एंड देन उसकी असाइनमेंट्स कंप्लीट होती थी और फिर रिपैट्रिएशन होती थी. और हमने यहाँ उसके लिए कुछ पोस्ट या उसके लिए कोई ना कोई प्लान हमारे पास होना चाहिए था. ये एक्सपैट्रिएशन होती है और ये रिपैट्रिएशन जब वो कर रहा होता है तो तब उसको किस तरीके से मैनेज करना है. फिर हमने बात की कि 3 किस्म के जो हैं हमारे पास कैटेगरीज हैं अबाउट द टाइप ऑफ एक्सपैट्रिएट्स, जिसमें होस्ट कंट्री नेशनल होता है, होम कंट्री जिसको पेरेंट कंट्री नेशनल कहते हैं वो होता है, एंड देन द थर्ड कंट्री नेशनल. होम कंट्री हमने रिकॉल किया कि किसको कहते हैं कि होम कंट्री वो कंट्री होती है जिस जगह से एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग कर रही होती है. होस्ट कंट्री वो होती है जहां वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है. फॉर एग्जांपल आपके पास मैकडॉनल्ड्स है, पेप्सी है, कोक है, दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज बट दे आर वर्किंग इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन जापान, इन डिफरेंट कंट्रीज. तो जिन कंट्रीज में ये काम कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, वो होस्ट कंट्री हो जाएगी, और जहां से ओरिजिनली इनकी बेस है वो होम कंट्री हो जाएगी. और अगर अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका का एम्प्लॉय इसमें काम कर रहा है तो वो होम कंट्री या पेरेंट कंट्री नेशनल होगा. और अगर अमेरिका की कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तानी उसमें काम कर रहा है तो वो होस्ट कंट्री नेशनल हो जाएगा. बट अगर कंपनी अमेरिकन है, ऑपरेट पाकिस्तान में कर रही है, एंड वर्कर जो है, जो एम्प्लॉय है, ही इज फ्रॉम सम अदर कंट्री, फॉर एग्जांपल जापान और चाइना और टर्की, कहीं से भी है, तो वो थर्ड कंट्री नेशनल हो जाएगा. देन ग्लोबल एम्प्लॉय सिलेक्शन फैक्टर्स हमने देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो
ग्लोबली हमें देखने पड़ते हैं जब हम एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन कर रहे होते हैं। तो हमने रिकॉल किया कि कौन से ऐसे प्रिडिक्टर्स हैं जो हमने सिलेक्शन की स्टेज पे पढ़े थे, जो इंटरनेशनल असाइनी को, जो एक्सपैट्रिएट को एक अच्छा सक्सेसफुल एम्प्लॉय, ग्लोबल एम्प्लॉय बना सकते हैं। तो इसमें हमने कहा कि कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ उसकी एडजस्टमेंट की आपने कैपेबिलिटीज़ देखनी होती हैं, फिर कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज होता है। अगर ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर हों देन ही कैन बिकम अ सक्सेसफुल ग्लोबल एम्प्लॉय। फिर हमने बात की कि एक्सपैट्रिएट फेलियर किस तरीके से होता है। हमने कहा कि अगर तो एम्प्लॉय असाइनमेंट छोड़ के वापस आ जाए या वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो असाइनमेंट पे लो जा रही हो, तो उसको हम एक्सपैट्रिएट फेलियर कह देते हैं, जिसके हमने रीजंस डिस्कस किए, जिसमें स्पाउस अनहैप्पीनेस था, फैमिली एडजस्टमेंट थी, लैक ऑफ अडेप्टेशन थी इन द कंट्री वेयर ही वाज असाइंड, और डिफरेंट जो कल्चरल शॉक्स हैं उनको बेयर नहीं कर पाता। तो ये डिफरेंट हमने उसके फेलियर के रीजंस जो हैं वो एक्सप्लोर किए थे। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि एक्सपैट्रिएट एडजस्टमेंट स्टेजेस क्या होती हैं, जिसमें हमने एक डायग्राम देखा जिसमें एक तरफ हमारे पास जो है वो इमोशंस थे और एक तरफ हमारे पास टाइम था इन मंथ्स, और हमने देखा कि 8 मंथ्स तक हमने टाइम लिया हुआ था, 1 2 3 4, और यहाँ से आपकी इमोशनल जो है वो हनीमून पीरियड स्टार्ट होता है। हनीमून पीरियड से एकदम डिप आता है, डिप में इमोशनली यू आर एट द लोएस्ट पॉइंट, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ये लर्निंग फेज से गुजर के एंड देन यू रीच ऑन टू द एडजस्टमेंट स्टेज, और ये हमारी लर्निंग स्टेज होती है। तो यहाँ आप एडजस्ट हो जाते हैं। कई दफ़ा ज़्यादातर फेलियर के रीज़न जो है वो यहाँ आते हैं जब आप इमोशनली डिप करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें फिर इंक्लूडेड होती हैं। जैसे हमने लर्निंग में कहा कि लैंग्वेज सीख रहे होता है और डिफरेंट चीज़ों की यहाँ फेमिलियरिटी हो रही होती है। तो ये हमारा लास्ट कुछ लेक्चर था अबाउट इंटरनेशनल HRM। अब देखते हैं कि आज का जो है हमारा मैनेजिंग चेंज। चेंज वी से दैट इज द ओनली कांस्टेंट, कि चेंज ऐसी चीज है जो आती रहती है, खुद ब खुद होती रहती है। टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोग चेंज होते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चेंज होती रहती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। ये सारी चेंजेस को अडॉप्ट करना ये सब ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं लेके आती तो फिर क्या होगा, स्टैग्नेंट हो जाएगी। एंड स्टैग्नेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे डू नॉट ग्रो, दे continue to decline and eventually they die down. तो change is very important. अब change जो लेके आनी है उसमें HR का part is very important, कि उसने अपने employees को adjust करना है change के साथ साथ। तो उसमें देखते हैं कि कौन से हमारे concepts जो हैं वो change के साथ related हैं। First of all, what is a change? A change is a cause of transformation. Let's suppose if you want to move from one system to the other system, it's simply a change. How? New time and attendance system. If you're installing a new attendance system in your organization, you're making a change. Then new email system. Obviously अगर आपने सब एम्प्लॉयज़ को नया ईमेल बना के देना है, देन उनको उसमें आउटलुक में रखना है, देन उनको समझाना है, ट्रेन करना है, दिस इज ऑल्सो चेंज। Then transition from paper to electronic requisitions. पेपरलेस एनवायरनमेंट करना है, इलेक्ट्रॉनिकली सारा कुछ करना है, फिर आपको चेंज का फेस करना पड़ेगा। देन इंट्रोडक्शन टू न्यू टेक्नोलॉजी, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स इन न्यू ऑफिस स्पेस, कि अगर आपने नया ऑफिस बनाया है उसमें किस तरीके से लोगों को एडजस्ट करना है, ये भी एक चेंज है। तो डिफरेंट किस्म की चेंजेस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं हर वक्त, और ऑर्गेनाइजेशंस करती रहती हैं, लेकिन किस तरीके से करती हैं और कैसे उनको बेस्ट मैनेज किया जा सकता है वो हमारा कंसर्न है। नाउ फॉर चेंज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर अपर मैनेजमेंट, योर टॉप मैनेजमेंट, जिसने एक्सपेंस बेयर करना होता है, जिसने डिसीजंस ले ले होते हैं, दे शुड बी विलिंग टू मेक दैट चेंज, अदरवाइज ऑब्वियसली चेंज मुश्किल हो जाएगी। अपर मैनेजमेंट अंडरटेक्स these projects because they believe that there is sufficient gain to the organization
to warrant the expense. मतलब ये है कि जब आप चेंज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को तो आपका कुछ ना कुछ एक्सपेंस आएगा, बट एट द सेम टाइम उस एक्सपेंस की बेस पे आप उस चेंज से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे होंगे. वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जो है वो आपका गेन होगा. अब टॉप मैनेजमेंट को ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जो एक्सपेंस कर रहे हैं, इट इज नॉट ओनली एन एक्सपेंस. मे बी फॉर अ शॉर्ट टर्म इट लुक्स लाइक कि आप एक्सपेंस ही कर रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा, बट इन द लॉन्ग रन और इन आफ्टर द चेंज विल हैपन, obviously the productivity will increase and organization will gain. And upper management usually moves forward on the basis that since it is in everyday's best interest, everyone's best interest, those individuals affected will of course endorse the project and work to make it a success. अब अगर उनको पता होगा कि ये वाकई ही इससे ऑर्गेनाइजेशन को गेन होगा, एम्प्लॉयज को गेन होगा, देन दे विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म देयर आइडिया इनटू द एम्प्लॉयज माइंड. और एम्प्लॉयज जो हैं उनको भी पता होगा कि इनके लिए भी गेन है, देन ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू accept it, obviously with a little resistance, but they are going to accept it. And all too often upper management receives a rude shock. कई दफा आपकी अपर मैनेजमेंट जो है वो आपका साथ नहीं देती. अगर साथ दे तो फिर उसको एम्प्लॉयज की तरफ से बहुत बड़ा शॉक मिलता है. व्हेन दे रेजिस्ट चेंज को, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज रेजिस्ट करते हैं बिकॉज दे आर रूटीन ओरिएंटेड, दे लाइक टू वर्क एज दे वर ट्रेडिशनली वर्किंग. जैसे ही चेंज आएगी दे विल हैव प्रॉब्लम्स. तो उसलिए कई दफा अपर मैनेजमेंट को शॉक लगता है कि व्हाई पीपल आरंट एक्सेप्टिंग द चेंज. It can be very difficult to introduce change to an organization, of course, because जब आप चेंज कर रहे होते हैं, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा होता है, लोगों की रूटीन्स चेंज हो रही होती हैं, लोगों का जो वर्क स्टाइल है वो चेंज हो रहा होता है, बिहेवियर्स चेंज हो रहे होते हैं. सो इट इज नॉट दैट इजी कि आप सिंपली चेंज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं. फेलियर टू रिकॉग्नाइज एंड डील विद दिस फैक्ट हैज बीन द कॉज ऑफ मेनी प्रोजेक्ट फेलियर. जब आप इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, दैट चेंज इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, दैट लीड्स टू योर फेलियर. You will have to accept it, because if you're going to accept it that it's a difficult process, then you're going to put all your efforts to make it better, make it improved, make it understandable for your employees. Otherwise, if you yourself does not accept this fact that it is a difficult task to implement a change, then you're going to have problems, because you will not be able to make the other people realize. इसलिए आपको खुद ये समझना बहुत जरूरी है कि it is a difficult process and you have to take it very carefully. As the management team, you must be aware of the extent to which your project may introduce organizational change, and then you must deal with this issue. आपको सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए कि किस किस लेवल पे ये चेंज का इम्पैक्ट आएगा, क्या क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, रिटेलिएशंस कैसे आ सकती हैं, रेजिस्टेंस कैसे आ सकती है एम्प्लॉयज की तरफ से, और उस रेजिस्टेंस को केटर कैसे करना है, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कैसे करना है, और लोगों को कैसे समझाना है कि चेंज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है. अगर आप ये कर पाएंगे तो फिर चेंज का प्रोसेस आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा. बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस एंड यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स during the process, so then you won't be able to carefully implement it. तो आपको समझना जरूरी है कि it is a difficult process. Nonetheless, organizational change management can be of serious concern to any organization whose project will require change either in its customers or within the organization itself. यहाँ तो आपको नई प्रोडक्ट डेवलप करने लगे हैं, यहाँ आपको नया प्रोसेस लगाने लगे हैं, यहाँ आप नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने लगे हैं, यहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंज चाह रहे हैं. ऑल चेंजेस आर डिफिकल्ट, ऑल चेंजेस विल हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड यू विल हैव टू डील विद देम अकॉर्डिंगली. तो इसलिए
as a change agent, as a change sponsor, you should be very well aware of these things. So we will focus on organizational change here in an effort to give you some insight on how to more effectively manage the people side of the change projects. जो लोगों की साइड है कि how you are going to manage your employees, how you are going to manage the people of your organization, that is going to be our main concern in this chapter and in this lecture. Now, what is organizational change in reality? It is generally considered to be an organization-wide change as opposed to smaller changes such as adding a new person. अब कुछ जो changes हैं, they are very small and they don't bother many of the employees. जैसे हमने बात की adding a new employee. ठीक है, एक बंदा आपने हायर किया, it is a change, but it is not going to affect most of the employees. Maybe उसके सर्कल में, जिस सर्कल में आपने हायर किया, maybe उसमें थोड़ा बहुत affect हो, but otherwise it is not going to impact all the organization. तो ये small changes हैं. तो first of all you have to understand कि change की nature क्या है, what kind of change it is, how much impact and how much level of impact this change is going to have on the organizational members. तो इस वजह से it includes the management of changes to the organizational culture, business processes, physical environment, job design, responsibilities, staff skills, knowledge and policies and procedures. ये जो changes हैं, they are the actual changes. अगर आप obviously organizational culture को change करना चाहते हैं, तो people will have problems because एक culture already set है, values already set है, people already know what to do. But now you're changing the culture. That change of culture will put those employees into a problem that they will also have to change their values, change their norms, change their way of working. तो जब culture change करना होता है, that is a bigger challenge, that is a bigger change. Also the business processes. That first you were making things on the assembly line, now you're installing some different machines, automated machines, जिसमें assembly line शायद आप ना यूज कर रहे हो, या ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से assembly line पे आना हो, ये भी प्रॉब्लम आ सकता है. देन फिजिकल एनवायरनमेंट, आप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं चीज़ों का, फिजिकली उनको चेंज कर रहे हैं, वो लोगों के लिए प्रॉब्लम आ सकता है. जॉब डिज़ाइन, जिसमें हमने काफ़ी बात की शुरू के लेक्चर्स में कि जॉब्स को ह्यूमंस के साथ मैच करके डिज़ाइन किया जाए. जॉब एनालिसिस में भी हमने बात की. तो अगर आप इन जॉब्स में चेंज लेके आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी ऐड कर रहे हैं, जॉब रोटेशन कर रहे हैं, जॉब enlargement कर रहे हैं, जॉब enrichment कर रहे हैं, people will have problems. Then staff skills, कि अगर आप उनकी skills को critically देख रहे हैं, improve करना चाहते हैं, change करना चाहते हैं, तो फिर भी problem होगा. Then knowledge and policies, आप organization का जो knowledge है उसके sharing के तरीके में भी different कर दें, में भी उसमें कुछ भी जो change लेके आए उसमें. and then policies अगर आपने change करनी है, policies से बहुत सारे लोगों को impact होगा because they are already used to of the previous policies. नई policies में पता नहीं वो ठीक तरीके से काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते. और फिर procedures अगर आप change कर रहे हैं कि पहले काम करने का तरीका कुछ different था और अब काम करने का तरीका different है, तो procedure change करेंगे तब भी issue आएगा. When the change is fundamental and radical, one might call it organizational transformation. Obviously जब change आती है, the organization is transforming from one state to the other state. अब इस state जो state को change करना है, that might have its own challenges. Now what provokes organizational change? Some of the examples. Management adopts a strategy to accomplish some overall goals. मैनेजमेंट ने लेट सपोज कोई नई स्ट्रेटजी अडैप्ट की जिसमें उसने कहा कि हमने अपने डिफरेंट गोल्स को अचीव करना है. उसके लिए दे विल हैव टू मेक चेंजेस, दे विल हैव टू एडजस्ट थिंग्स, दे माइट हैव टू मेक फिजिकल चेंजेस, देन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, चेंजेस इन द एम्प्लॉइज, बिकॉज उन्होंने अपने गोल्स अचीव करने हैं एंड गोल्स के लिए उन्होंने प्लान जो भी किया होगा उस प्लान के मुताबिक वो चेंज कर लेंगे. देन
may be provoked by some major outside driving forces, that is substantial cuts in funding. कि मेजर आउटसाइड जो आपकी ड्राइविंग फोर्सेस है उनमें को चेंज करना हो, आपने फंडिंग एजेंसीज चेंज करनी हो, उसमें ऐड करनी हो, रिमूव करनी हो, तो वो एक चेंज हो सकता है. Then an organization may wish to evolve to a different level in their life cycle, for example from traditional government to e-government. पहले आप सारा रजिस्टर्स पे काम कर रहे थे, ट्रेडिशनल चीज़ों पे काम कर रहे थे, क्लरिकल सिस्टम था. नाउ इफ यू वांट टू शिफ्ट योरसेल्फ इनटू ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस, जिसमें आपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपने इन्वॉल्व कर दी, तो देन इट इज गोइंग टू हैव अ बिगर चेंज. देन ट्रांजिशन टू अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव कैन प्रोवोक ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज व्हेन हिज और हर न्यू and unique personality pervades the entire organization. Because decision making सारी आपकी कहाँ हो रही होती है? टॉप मैनेजमेंट पे, अपर लेवल पे. अब उस अपर लेवल पे अगर सीईओ या सीएफओ या आपका चेयरमैन या जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी है वो चेंज होती है, तो इन द एंड यू विल हैव टू सी कि किस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं. बिकॉज जो भी वो रूल्स बनाएगा, जो रेगुलेशंस बनाएगा, वो उसकी पर्सनालिटी, उसके एक्सपीरियंस, उसके नॉलेज से रिफ्लेक्ट होके बनेंगे. तो हो सकता है कि प्रीवियस जो है सीईओ उससे इसका कम्प्लीटली डिफरेंट एटीट्यूड हो, डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, तो जिस तरह की भी चेंजेस इम्प्लीमेंट करेगा, द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस एंड फेस देम. नाउ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट में हम जो मेन उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेप्स हैं, जिस चीज के थ्रू एम्प्लॉयज उसके गुजरते हैं, वो देखते हैं. व्हाई इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश? व्हाई इट इज डिफिकल्ट? द रीजन इज दैट ऑर्गेनाइजेशंस गो थ्रू 4 स्टेजेस ऑन द वे टू अचीविंग देयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. ये 4 इनको स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है जिससे अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को ये मीट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिनाइल. शुरू में तो बिल्कुल लोग ना कर देते हैं चेंज को कि नहीं, ये चेंज नहीं हो सकता, इसका कोई फायदा नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, दे डोंट वांट टू चेंज, तो डिनाइल के फेज में चले जाते हैं. देन सेकेंडली रेजिस्टेंस. अब डिनाइल से अगर काम नहीं चला, स्टिल योर ऑर्गेनाइजेशन इज सो परसिस्टेंट कि वो चेंज के साथ मूव कर रही है, देन पीपल विल रेजिस्ट, पीपल विल हैव प्रॉब्लम्स, पीपल विल स्लो डाउन वर्क, people will not appreciate and people are not going to support the change. Resistance आएगी, बहुत सारी forms में resistance आ सकती है. Then exploration. After the resistance, when they'll get to know that this is going to happen no matter what, then they'll start exploring. Because resistance के लिए भी you will have to be critical, negatively critical. जब आप negatively critical करने के लिए उसको explore करेंगे, तो you will also learn that it has some new and good things. जब आप exploration की stage पे चले जाते हैं, then you prepare yourself for a renewal. तो जब renewal में आप जाते हैं, तो then you are actually transforming your organization from one state to the other state and your change is actually taking place. तो ये 4 steps जो हैं, ये बड़े important है कि आप किस तरीके से जो है, you start from denial and then you go to resistance, exploration and then to the renewal. Now, as the organization works its way through these stages, there can be a negative impact on productivity. अब जैसे डिनाइल की फेज में या आप जो है रेजिस्टेंस की फेज में या एक्सप्लोरेशन की स्टेज में या रिन्यूअल की फेज में गुजर रहे हैं इन स्टेजेस में, तो यू विल हैव टू एक्सपेक्ट कि नॉर्मली जो प्रोडक्टिविटी है वो लो हो रही होगी, बिकॉज पीपल विल नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट देयर वर्क मोर एट दैट टाइम, they will be concerned about the change which is taking place. तो उस चेंज को जब लोग देख रहे होंगे, डिनाइल की फेज में होंगे और रेजिस्टेंस पैदा कर रहे होंगे, जैसे मैंने कहा कि पीपल दे विल नॉट बी फोकसिंग ऑन कि काम उन्होंने क्या करना है, बल्कि वो फोकस कर रहे होंगे कि ये नई जो चेंज आ रही है क्या हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक तो नहीं हो जाएगी, क्या हमें इसकी वजह से ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ेगा, क्या इसकी वजह से हमारी जॉब सिक्योरिटी तो नहीं लूज हो जाएगी.
तो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं इसके चेंज के वो एम्प्लॉयज के माइंड में आ रहे होते हैं एंड देयर प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस. नाउ as the organization works its way through these stages, there can be a negative impact on productivity, and this is referred to as productivity dip and is portrayed on the next slide. अब होता यह है कि जब आप चेंज इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉइज दे आर नॉट वेरी मच बॉदर्ड अबाउट देयर ओन वर्क, दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट कि हो क्या रहा है, चेंज क्या आ रहा है. और उस चेंज के आने की वजह से हमारी जो जॉब इनसिक्योरिटीज हैं वो तो नहीं बढ़ जाएंगी, क्या हमारा काम जो है उसका लोड तो नहीं बढ़ जाएगा, क्या हमारी जो डिफरेंट कॉम्पनसेशन है उसमें तो फर्क नहीं आ जाएगा, क्या हमारे बेनिफिट्स पे इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, क्या हमारे पे कंट्रोल सिस्टम्स जो है वो ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हो रहे. तो पीपल विल हैव दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, दीज काइंड ऑफ थिंकिंग. अब इस थिंकिंग में वो डिनाइल करेंगे, डिनाइल के बाद रेजिस्टेंस कर रहे होंगे, रेजिस्टेंस के बाद एक्सप्लोर कर रहे होंगे, एक्सप्लोर के बाद दे विल बी चेंजिंग देमसेल्व्स कि वो रिन्यूअल करें. तो इस सारी जो प्रोसेस है उसमें प्रोडक्टिविटी का लो होना कैन बी वेरी नेचुरल. और एज अ चेंज मैनेजर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, अगर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो कोई बात नहीं, बिकॉज आफ्टर द चेंज द प्रोडक्टिविटी विल रीस्टेबलाइज और फिर वो ठीक हो जाएगी. किस तरीके से ग्राफ की सूरत में ये स्लाइड में दिखाया गया हुआ है. अब इधर देखेंगे आपके पास एक साइड पे प्रोडक्टिविटी है और दूसरी तरफ आपके पास टाइम है. टाइम इधर इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्टिविटी जो है वो इस तरह इंक्रीज कर रही है. अगर आप ये देखें कि आपके पास शुरू में प्रोडक्टिविटी लेवल जो था वो ये था, और इस प्रोडक्टिविटी पे जब आपने करंट स्टेट थी और ये आपकी डिजायर्ड स्टेट है विच विल बी आफ्टर द चेंज विल बी इम्प्लीमेंटेड. जैसे ही आपने चेंज को इंप्लीमेंट करना शुरू किया, परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होना शुरू होगी. परफॉर्मेंस जो है डिक्रीज हो रही है, स्टेबल हुई और डिक्रीज लेवल से ही फिर जब एक्सप्लोरेशन की स्टेज आई, लोगों ने देखा कि चेंज बेहतर हो सकती है, रिन्यूअल की स्टेज पे गए एंड देन इट वेंट टू द अदर लेवल, डिजायर्ड स्टेज, चेंज इंप्लीमेंट हो गया. और अब लोगों ने जो परफॉर्मेंस है वो देखें कि यहाँ लेवल परफॉर्मेंस का ये था और यहाँ है जो लेवल का परफॉर्मेंस ये है. सो आफ्टर द चेंज यू हैव मेड दिस मच इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी. तो इस तरीके से ये प्रोडक्टिविटी डिप जो है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी वक्त भी आ सकता है, और इसके कोई भी जो है डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं. नॉर्मली व्हेन एम्प्लॉइज आर मोर बॉदर्ड अबाउट द चेंज देन देयर वर्क, तो उसमें ये डिप आता है. नाउ minimizing the size of duration of this productivity dip is dependent upon quickly creating acceptance to the strategic plans and all that is entails. अब जितना भी चेंज में चीजें हैं, अगर वो जितनी जल्दी उनकी एक्सेप्टेंस आ जाएगी उतना डिप कम आएगा, उतना प्रोडक्टिविटी कम डिक्रीज होगी. लेकिन अगर इसकी एक्सेप्टेंस जितनी लेट होती जाएगी, पीपल विल बी मोर इन डिनाइल फेज ज्यादा टाइम के लिए, तो प्रोडक्टिविटी डिप जो है वो ज्यादा होगा. इसलिए इट इज सजेस्टेड कि आप लोगों को पहले से चेंज के बारे में इन्फॉर्म करें एंड मेक देम अंडरस्टैंड दैट इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉइज एंड द कस्टमर एंड एवरीबडी. तो अगर वो क्विक एक्सेप्टेंस नहीं होती तो डिप जो है वो और इंक्रीज भी कर सकता है. इट कैन इवन गो डीपर एज वेल एज for a longer period. But gaining that acceptance is often a difficult process, as some employees will, for various reasons, seek to block the change. बहुत सारे reasons हैं, जैसे हमने बात की कि मे भी उनको insecurities हो जाए, मे भी उनको हायरिंग का डर हो जाए, मे भी उनको वर्कलोड का डर हो जाए, मे भी उनको कंट्रोल सिस्टम्स का डर हो जाए. तो चेंज इम्प्लीमेंट करना ईजी नहीं है, और इट इज नॉट ईजी टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये चेंज आपके लिए अच्छा है. बट स्टिल इफ यू डू इट देन यू आर गोइंग टू हैव अ लेसर एंड अ शैलोअर योर परफॉर्मेंस डिप. अदरवाइज वो डीपर एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आपकी जो डिप है परफॉर्मेंस डिप वो होगी. नाउ फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आपने लेके चलने देखने हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में होते हैं.
Efforts by employees to block the intended change is referred to as resistance to change. अब जितने भी efforts employees करते हैं denial phase में, resistance phase में, exploration phase में, कि ये change किसी तरीके से ना हो या organization किसी भी form में ये change को implement ना करे, all those efforts are known as the resistant to change from the employee side. Then resistance to change has been defined as any conduct that serves to maintain the status quo in the face of the presence of alter the status quo, then it is a resistance. Status quo क्या है कि जिस तरीके से चीज़ें चलती आ रही हैं उसी तरीके से चलें. अगर लोग किसी फॉर्म में भी ये कोशिश करते हैं कि स्टेटस को मेंटेन रहे, मतलब उनकी जो पुरानी रूटीन चलती आ रही थी वो मेंटेन रहे और स्टेटस को चेंज ना हो, जो चेंज आ रही है, नई चीज इंप्लीमेंट हो रही है, वो चेंज इंप्लीमेंट ना हो, तो देन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रेजिस्टेंस. कि चेंज की वजह से एम्प्लॉयज कितना रेजिस्ट कर रहे हैं, पीपल साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कितना इसको रेजिस्ट कर रही है, वो ये इसी पर डिपेंड करेगा कि किस किस्म के एक्शंस वो ले रहे हैं कि स्टेटस को मेंटेन रहे और नई चीज इंप्लीमेंट ना हो. Now, factors in organizational change, कौन से और factors हैं? Resistance is a natural and inevitable reaction in an organization. You can expect it. Resistance जो है, it is very obvious and it is going to be inevitable. It is going to happen. तो आप पहले से अगर expect करके रखें कि ये change जब आप करेंगे तो इसको resistance आएगी from the employees, maybe from the external forces, maybe from the some internal forces, तो रेजिस्टेंस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. जब भी आप चेंज लेके आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, देयर इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस नो मैटर व्हाट. बट कितनी होती है और कितनी रेजिस्टेंस नहीं होती, ये आपकी मैनेजमेंट स्किल्स पर डिपेंड करता है, या आपकी चेंज एजेंट की स्किल्स पर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से आप चेंज लेके आ रहे हैं. बट इनएविटेबली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो फिर भी फेस करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को. यू शुड एक्सपेक्ट इट. Then resistance is sometimes hidden, but it may be necessary to take active steps to find it. अब बात यह है कि maybe if you're looking at it obviously, और employees से आप बात करते हैं, they agree with you, fine, but they might have some hidden resistance. कि अंदर से वो आपके पास change नहीं लेके आना चाह रहे, but obviously, apparently they are agreeing with you because maybe you're a boss, maybe you're a leader, maybe you're the owner of the business, but still they will have some hidden resistance. And as a change agent, as a change sponsor, as a change manager, it is your responsibility कि आप उन reasons को dig out करें, उस hidden resistance को dig out करें ताकि आपको पता चले and you timely manage it. Then there are many reasons for resistance. It is important to understand it. ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे reasons होते हैं, कोई एक reason जो है वो नहीं है. और if you've got time, try and explore these reasons. और देखें इन reasons को कि कौन कौन से reasons जो हैं वो change की resistance की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं. Employees क्यों इस change को सही तरह implement नहीं करने होने दे रहे. We manage resistance by working with people and helping them deal with their concerns. जैसे मैंने कहा कि उनके दिमाग में different questions आ रहे होते हैं. First of all, working with people, not कि आप isolation में change लेके आ रहे हैं और एकदम implement कर देंगे. That is going to have an inverse effect, negative effect आएगा organization की productivity पे बहुत ज़्यादा. Because जैसे हमने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि अगर आप एम्प्लॉइज को साथ मिला लेते हैं, देन दे फील दैट दे आर बीइंग गिवन इम्पोर्टेंस, और फिर आपके साथ मिलके वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. साइकोलॉजिकली यू विन देम. अब अगर आपने आइसोलेशन में चेंज लेके आए हैं तो दैट इज गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज एंड में लोगों को पता ही नहीं होगा उस चेंज का. दे विल नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड द चेंज विल badly fail. So first of all, you work with people and helping them deal with their concerns. Concerns क्या है? Concerns उनके यही हैं
कि whatever questions they've got in their minds, they should be satisfied. Let's suppose if a change is taking place from a register system to we are moving on to a software. अब सॉफ्टवेयर में तो एक बंदा बैठ के 4-5 लोगों का काम कर सकता है, बट रजिस्टर में यू नीडेड एटलीस्ट 4-5 पीपल, बिकॉज केयरफुली करना पड़ता है, सब कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं. अब हो सकता है जब आप इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर कर रहे हो, फ्रॉम अ ट्रेडिशनल रजिस्टर सिस्टम टू अ कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर आप बना लेते हो, उसमें आप मैनेज करते हो अपनी चीजें, देन पीपल माइट फील इनसिक्योर कि अब कंप्यूटर आ जाएगा, 5 बंदों का काम एक बंदे पर रिड्यूस हो जाएगा, देन 4 of us will be fired. आप उनके इन क्वेश्चंस का, उन क्वेरीज का और उनके ये कंसर्न्स के प्रॉपर उनको आंसर्स करें, प्रॉपर उनको बताएं कि क्या चेंज आने से क्या चेंज आ सकता है और क्या चेंजेस आने के बाद क्या चीजें चेंज नहीं होंगी. एंड ट्राई एंड कीप योर एम्प्लॉइज. अगर आप डाउनसाइजिंग नहीं करना चाहते तो फिर आप उनको एडजस्टमेंट्स करें, और इस तरीके से फिर एम्प्लॉइज अगर कंसर्न उनके आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर देंगे, देन दे वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम. देयर आर मेनी वेज टू बिल्ड एक्सेप्टेंस. इट इज इंपॉर्टेंट टू बी फ्लेक्सिबल. अब तरीके बहुत सारे हैं आपके पास जिसमें आप लोगों को जो है वो एक्सेप्टेंस करवा सकते हैं, बट इन ऑल द वेज यू विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल. यू कैन नॉट इन्फोर्स, यू कैन नॉट फोर्स पीपल के वो उस चेंज को एक्सेप्ट करें, बट यू विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल. कहीं आपको शायद सख्ती से बात करनी पड़े, कहीं आपको नरमी से बात करनी पड़े, बट यू विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन दिस रिगार्ड, ताकि लोग अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लें. Then the key to successful management of organizational change lies in the people. अगर लोग आपके साथ accepted हैं, अगर लोग उस चेंज को अच्छा समझ रहे हैं, the change will have its success at the maximum level. क्यों? Because लोग ही उसको resist करने वाले होते हैं, and if you won't have resistance, you will all have the common consent. तो फिर वो चेंज को implement करना, उससे गेन लेना, उससे जो भी चीज आपने ड्राइव करनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बड़ा सही तरीके से हो सकता है. देयर आर द एजेंट्स, ऑब्वियसली दे आर द एजेंट्स फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज लोग हैं इवेंचुअली, इट्स द पीपल, इट्स द एम्प्लॉइज जिन्होंने सारा काम करना है. इवन इफ यू पुट अ लॉट ऑफ गुड मशीन्स कि हम चेंज लेके आ रहे हैं, बट इफ पीपल दे आर नॉट विलिंग टू वर्क ऑन दोज मशीन्स, आप प्रोडक्टिविटी कर ही नहीं सकते. So it is very important that you take along your employees with yourself, especially during the phase of the change. They determine the return on investment from this process. ROI, return on investment. ये फौरन उस determination में पड़ जाते हैं कि return on investment change से कितना आएगा. अगर हम 1000 रुपया invest कर रहे हैं for the change, will it be able to make us 2000 rupees और 5000 rupees, या कितना हमें change आएगा. तो ये चीजें लोग जो हैं वो कंसर्न उनके होते हैं और वो देख रहे होते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट वेयर रेजिस्टेंस टू चेंज कम फ्रॉम एंड हाउ टू बेस्ट मैनेज इट. किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को बेस्ट डिफेंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको बेस्ट मैनेज कर सकते हैं, ये हम देखते हैं. सो रेजिस्टेंस टू चेंज और किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है. सबसे पहले इट इज बेस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल रेजिस्ट चेंज. व्हाई? Because resistance to change can be a defense mechanism caused by frustration and anxiety. जब उनको पता नहीं होगा किस बारे में चेंज हो रही है और क्या चेंज आ रही है और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, they will go through anxiety and defense mechanism and frustration, and they will build this defense mechanism as a resistance to change, and they will not let the change happen. Individuals may not be resisting the change as much as they are resisting a potential loss of status, pay, comfort or power that arises from expertise. Maybe आप चेंज ऐसा लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की कॉम्पनसेशन पे इफेक्ट हो, कंफर्ट पे इफेक्ट हो, स्टेटस पे इफेक्ट हो, एंड स्पेशली उनकी एक्सपर्टीज जो है उन पे इम्पैक्ट आ रहा हो. कि पहले तो उनकी मोनोपोली थी कि उनके पास एक्सपर्टीज थी तो उनके अलावा कोई काम नहीं कर सकता. नाउ यू आर मेकिंग अ चेंज, यू आर मेकिंग अनदर प्रोजेक्ट, यू आर मेकिंग अनदर सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपने सारे काम इजीली कर सकते हैं. नाउ यू डोंट रिक्वायर दोस
एक्सपर्टीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो उस ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम हो सकती है. देन in many cases there is not a disagreement with the benefits of the new process but rather a fear of unknown future. जैसे मैंने आपको कहा कि जॉब इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, तो जो fear of unknown future है that can lead to the resistance in change and about their ability to adapt to it. For example, fear that one will not be able to develop new skills and behaviors that are required in the network new work settings. जब आपको ये फेयर होता है कि आप फ्यूचर में शायद इस चेंज के साथ कोप अप ना कर पाए, जैसे लेट्स सपोज इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द कंप्यूटर or with different softwares and you've been working on registers, you've been keeping your records on register from last 20 years. Now in those 20 years you have gained those expertise that you can very well manage the things on that register. But if company wants to change it to some software, then you will be under threat कि हो सकता है कि मेरी expertise जो है वो काम ना आए और मेरे ज़्यादा कंप्यूटर को सीखने में मुझे प्रॉब्लम हो, कंप्यूटर में जो एंट्रीज करनी है उसमें मुझे प्रॉब्लम हो, बिकॉज यू डिड नॉट डू इट बिफोर द टाइम ऑफ चेंज. अगर चेंज से पहले आपने वो काम नहीं किया हुआ तो फिर यू विल हैव प्रॉब्लम्स. तो इसलिए ये देखना चाहिए कि चेंज किस तरह आ रही है और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें और किस तरीके से लोगों के कंसर्न्स जो हैं, ये फेयर जो है उनको केटर करें ताकि लोग जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा ना क्रिएट करें. देन अगेन वाई पीपल रेजिस्ट चेंज, मे बी देयर इज सम रिजेंटमेंट कि उनको उस चेंज के बाद रिजेंटमेंट होगी, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहे हैं. दिस कैन बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू लीड टू sabotage. Then some employees may see the change as violation of the personal compacts. Then again some employees, they will have some competing commitments that is incompatible with the desired change. अब डिफरेंट जो लोग हैं उनके पास ये एक तो रिजेंटमेंट का इशू आ सकता है एंड देन पर्सनल कॉम्पैक्ट जो हैं वो उनकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, प्लस कंपटीशन कमिटमेंट्स के उन्होंने कोई कंपटीशन करना था बट नाउ बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द सिस्टम और समथिंग दे आर नो मोर इन द कंपटीशन स्टेज. तो इस वजह से भी रेजिस्टेंस जो है वो आ सकती है. देन an employee may be operating on the basis of the desire to protect what they feel is the best interest of the organization. Maybe ये feel कर रहे हो कि जो organization के लिए best है वो already हो रहा है, तो change से organization को नुकसान होगा. An employee may provoke insightful and well-intended debate, criticism or disagreement in order to produce better understanding as well as additional options एंड सॉल्यूशंस. अब यहाँ बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि लोग उसको समझने के लिए शायद आम इंसान जो है, आम मैनेजर है, मैं भी ये समझ रहा हूँ कि जो क्रिटिसिज्म हो रही है, जो डिबेट हो रही है, ये गलत है. बट मे बी दैट एम्प्लॉय इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उस चेंज से हमें क्या फ़ायदा होगा. उसकी वजह से वो डिबेट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, डिसएग्रीमेंट्स कर रहा है और नए प्रोसीजर्स देख रहा है, नए सोल्यूशंस देख रहा है कि इसको इस तरीके से नहीं कर सकते थे, इस तरीके से कर लेते हैं, बिकॉज ही इज रेजिस्टेंट टू चेंज, प्लस एट द सेम टाइम ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर. जब क्रिटिसिज्म आप करते हैं तो यू आर एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चंस और यू आर पॉजिंग क्वेश्चंस जिनका आंसर अगर आपको मिल जाए देन यू फील सेटिस्फाइड. अगर उनका आंसर नहीं मिलेगा देन यू विल कीप हैविंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द चेंज. तो इसलिए जब भी चेंज आ रही हो, इफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग, इफ पीपल आर बीइंग fidgety about it and people are feeling anxieties, they have questions, answer them, make them understand, properly guide them ताकि वो चेंज को समझ जाएं और उनकी रेजिस्टेंस लेवल जो है वो एट मिनिमम रहे. Then the take home message from all this is that there is no simple explanation for resistance to change and therefore no simple way to circumvent it. मैसेज ये है, सिंपल बात ये है कि देयर इज नो वन बेस्ट वे जिससे आप कहें कि आप अपनी चेंज की रेजिस्टेंस को आराम से ओवरकम कर सकते हैं, उसके रीजंस को पता चला सकते हैं. देयर कैन बी न्यूमरस वेज, देयर कैन बी मेनी वेज
depending upon the change, depending upon the organization, depending upon the leader, depending upon the change sponsor, depending upon the kind of employees. इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी पड़ती हैं, but it's not an easy job. Indeed, there are instances where an employee resistance, although not in the plan, could result in beneficial consequences. कई दफ़ा आपकी जो प्लानिंग है वो आपको बेनिफिट दे सकती है. जब लोग रेजिस्ट कर रहे हो आप उनको इजीली ओवरकम कर सकते हैं. नाउ it is greatly acknowledged that in an average organization, when the interaction of change is announced, 15% of the employees are eager to accept it. 15% they are very eager to accept it. बहुत जल्दी accept करने के लिए तैयार है. 15% are going to be dead against it. They are going to be posing a lot of resistance. And 70% is sitting on the fence, waiting to see what happens. They are confused. They are not ready to accept it. They are not ready to reject it. But they are waiting, and they will see what kind of improvements, what kind of changes this change will bring, और उस हिसाब से then they are going to act. Now manage organizational change में फिर किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसको cater किस तरीके से कर सकते हैं. Widely communicate the potential need for change. जो एक्चुअल चेंज की ज़रूरत है वो वाइडली कम्युनिकेट करें पूरी ऑर्गेनाइजेशन में. गेट एज मच फीडबैक एज प्रैक्टिकल फ्रॉम एम्प्लॉयज़. जितनी मैक्सिमम फीडबैक आप एम्प्लॉयज़ से ले सकें वो लाजमी लें. बिकॉज इफ़ यू, जैसे हमने बात की कि अगर आप उनको पार्ट बनाएंगे इस चेंज का, देन दे आर नॉट गोइंग टू पॉज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. तो उनसे फीडबैक लें ज़्यादा से ज़्यादा. Don't get wrapped up in doing change for the sake of change. मतलब इस ट्रैप में ना चले जाएं कि सिर्फ आपने चेंज करनी है और चेंज कर दिया. चेंज करने के बाद उसका गेन भी होना चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए. अदरवाइज चेंज पे जितना एक्सपेंस है दैट वाज यूजलेस. प्लान द चेंज. जिस तरीके से भी चेंज करनी है, जो भी चेंज करना है उसको प्लान करें, प्रॉपरली प्लान आउट करें, लिखें एंड डिस्ट्रीब्यूट करें उस सारी चीज को, ताकि लोग आपको फीडबैक दें एंड देन रीप्लान इट एंड प्रॉपर्ली मैनेज करें उसको. डेलीगेट डिसीजंस टू एम्प्लॉइज एज मच एज पॉसिबल. लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने का एक और तरीका ये है कि आप उनको डिसीजन मेकिंग पावर दें उसमें, बट एट स्मॉलर लेवल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलर लेवल्स देन एट अ हायर लेवल. लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट पार्टिसिपेट करवाएं. इट विल टेक लॉन्गर देन यू थिंक, बट यू विल हैव टू बेयर इट. जितना आप सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी, लेट सपोज 1 महीने की चेंज अगर आपने प्लान की हुई है, इट माइट टेक 2 months, 3 months, 5, 6, 7 months भी ले सकती है. बिकॉज रेजिस्टेंस को ओवर करना जो है वो टाइम कंज्यूमिंग जॉब है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज कैन बी हाईली स्ट्रेसफुल. एज अ मैनेजर, एज अ चेंज स्पॉन्सर, चेंज एजेंट, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम आउट and it can have a lot of stress on the change agent. Don't seek to control change, but rather expect it, understand it and manage it. आप उसको कंट्रोल ना करें, उस चेंज को अंडरस्टैंड करें, मैनेज करें और फिर उसको चेंज को लेके आए. इंक्लूड क्लोजर इन द प्रोग्राम और इन द प्लान. कि आपने किस तरीके से इस प्रोग्राम को, इस चेंज को एंड करना है. बिकॉज अगर क्लोजर नहीं होगा देन यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ गुड प्लान. Then consider using the consultant. अगर आपको खुद कोई confusion है चेंज लाने में, खुद कोई consultant है resistance को ओवर करने में, you can always go for the consultancy. Then the prerequisites of change. कौन कौन से prerequisites हैं कि vision होनी चाहिए. Develop, articulate and communicate a shared vision of the desired change. जो आपने vision खुद देखी है, जो आपने imaginary तौर पे उस change को इम्प्लीमेंट करके देखा है, वो सब एम्प्लॉइज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, सब एम्प्लॉइज में डिसमिनेट करें ताकि लोगों को पता चले. देन नीड. अ कंपेलिंग नीड हैज बीन डेवलप्ड एंड इज शेयर्ड. नीड हो तो फिर चेंज की जरूरत है. अगर चेंज करने से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही, नीड कोई फुलफिल नहीं हो रही, देन इट इज अ यूजलेस चेंज. देन इट मीन्स द प्रैक्टिकल मीन्स to achieve vision planned, develop and implemented. आप उन मीन्स पे गौर करें
कि जिनसे आपने उस चेंज को लेके आना है। अगर आपके पास मीन्स होंगे प्रॉपर, एंड देन यू विल बी एबल टू मैनेज द चेंज। देन रिवॉर्ड्स अलाइन टू इनकरेज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स कंपैटिबल विद विजन एंड चेंज। अगर चेंज के साथ कंपैटिबल होता है तो अटैच सम रिवॉर्ड्स विद दैट, बिकॉज अगर रिवॉर्ड ऐड करेंगे तो हो सकता है कि आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। फीडबैक गिव फ्रीक्वेंटली। डिफरेंट लोगों को जो फीडबैक देनी है वो फ्रीक्वेंटली फीडबैक देते रहें, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने पेयर्स को, अपने को वर्कर्स को, इनको फीडबैक देते रहें ताकि उनको उनकी क्वेरी सॉल्व होती रहे, उनके क्वेश्चन सॉल्व होते रहें। देन एन इफेक्टिव चेंज स्पॉन्सर मस्ट हैव, दिस इज फॉर अ पर्सन कि जिसने चेंज लेके आना है उसके पास मस्ट क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पावर होनी चाहिए कि वो चेंज लेके आ सके, देन पेन होनी चाहिए, पर्सनल स्टेक उसमें इन्वॉल्व हो उसका, एंड देन टोटल इन डेप्थ व्यू होनी चाहिए, विजन उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए, प्रॉपरली वो विजन कर सके कि चेंज के बाद एक्चुअली फायदा क्या होगा। देन पब्लिक प्राइवेट रोल में क्या है, कमिटमेंट एंड एबिलिटी टू सपोर्ट चेंज पॉलिसी, मीट प्राइवेटली विद एजेंट्स। अगर इसकी जरूरत है तो फिर वो पब्लिकली प्राइवेटली दोनों चीजों को टेक केयर करके चले। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एबिलिटी टू रिवॉर्ड एंड कन्फ्रंट। अब जब आप चेंज लेके आ रहे हैं आपको साथ लोगों को कॉम्पनसेट भी करना पड़ता है, बेनिफिट भी देने पड़ते हैं और उनको कन्फ्रंट भी करना पड़ता है इन सर्टेन सिचुएशंस। देन सैक्रिफाइस परसू चेंज डिस्पाइट पर्सनल प्राइस। अब सैक्रिफाइस करें, थोड़ा सा उसको परसू करें, मे बी यू हैव टू गिव सम ओवर टाइम, मे बी यू हैव टू गिव सम एम्प्लॉय सम मोर टाइम, बट डू दैट बिकॉज यू हैव टू मेक अ प्रॉपर चेंज। नाउ द समरी ऑफ द लेक्चर। सबसे पहले हमने ये बात की कि चेंज क्या है और किस वजह से हमें करना पड़ता है। तो हमने कहा कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हमने एक फ्रेज यूज की कि चेंज ऐसी चीज है जो हमेशा चलती रहती है और किस वजह से करनी पड़ती है, बिकॉज एनवायरनमेंट में, बिजनेसेस में, लॉज में, पॉलिटिक्स में हर वक्त चेंज आती रहती है। उसके साथ हमें लर्निंग करनी पड़ती है, उसके साथ साथ हमें जो है वो चेंज करनी पड़ती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हम चीज़ों के साथ चल सकें। देन यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द चेंज बिफोर यू कैन गेट अदर्स टू चेंज। अब आपको खुद पहले उस चेंज में हिस्सा लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या है, एंड देन यू विल मेक द अदर पीपल अंडरस्टैंड। पीपल कांट और डोंट वांट टू चेंज, जिससे हमने बात की कि रेजिस्टेंस होती है बट दे डोंट अंडरस्टैंड। इफ यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड देन दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट चेंज। अगर आप उनको समझा नहीं सकते कि चेंज किस लिए है और क्या उससे गेन्स है, फिर पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द चेंज। अब रीजंस हैं उसके कुछ कि आप देखें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पीपल, why they do not want to accept the change and how you can manage them to make them understand ताकि वो चेंज को एक्सेप्ट कर लें। You can't intervene until you understand the situation. Obviously again जब आपको रीजन समझ आ जाएंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Resistance is part of the change process. You will have to understand this thing very well, that resistance is inevitable and it is going to be part of the change process. Hidden हो सकती है, hidden के आपको reasons निकालने पड़ेंगे। Work with it. जब आपको पता है कि resistance आनी है then you have to face it. जैसे हमने बात की कि कुछ लोग frustration में question पूछेंगे, criticize करेंगे, different जो है वो तरीके से उसको मैनेज करेंगे चेंज को, but you'll have to deal with that. You'll have to give them all the answers. Then address change at all three levels to be successful. हर लेवल पे जो आपका मिडिल है, लोअर है और हायर मैनेजमेंट है, तीनों लेवल पे चेंज को लेके आए ताकि इजीली जो है वो हो सके और सक्सेसफुल रहे। देन सस्टेनेबल चेंज अकर्स इन स्टेप्स। कभी भी जब आप एकदम चेंज करते हैं तो इट कैन नॉट टेक प्लेस, इट इज गोइंग टू हैव सम फेलियर्स इन द एंड। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज जो है वो चेंज लेके आए ताकि अच्छे तरीके से सक्सेसफुली आप उसको लेके आ सकें। डिफाइन योर प्रायोरिटीज, डोंट टेक ऑन टू मच एट वंस। वही बात के स्टेप्स में जाएं और अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन करें और आहिस्ता आहिस्ता चेंज को इम्प्लीमेंट करें। देन प्री रेक्विजिट्स ऑफ चेंज हमने कहा कि विजन होनी चाहिए, लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपके पास नीड होनी चाहिए
ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, देन यू विल बी एबल टू मेक चेंज इन अ बेटर वे। देन एन इफेक्टिव चेंज स्पॉन्सर मस्ट हैव, इसके बारे में हमने बात की कि उसके पास विजन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, उसको नीड जो है पता होनी चाहिए, ही शुड बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस टू द एम्प्लॉइज, और चेंज एजेंट जो है उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए कि किस वजह से वो चेंज आ रही है, उसके गेन्स क्या होंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा। तो ये आज हमने सारा लेक्चर में कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अब के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।